नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी के लिए एक सीरीज लेके आया हूं। किस चीज के लिए? तो बीपीएससी 2.0 एंड सीटेट सीईटीईटी सीटेट के लिए। देखिए, इसमें हम आपको कराएंगे मैथ्स का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन कराएंगे? मैथ्स का सॉल्यूशन कराएंगे। किसका सॉल्यूशन कराएंगे? मैथ्स का सॉल्यूशन कराएंगे। मैथ्स में भी आपको कराया जाएगा पीवाईक्यू। अब ये पीवाईक्यू कैसे कराया जाएगा? तो आपको पीवाईक्यू इस तरह से कराया जाएगा। पीवाईक्यू देखिए, इसमें क्या बताया जाएगा? कंसेप्ट बताया जाएगा। उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा? बेस्ट सॉल्यूशन। क्या बताया जाएगा? बेस्ट सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, इसमें जितनी भी बातें होंगी, हमको लगेगा कि जिस क्वेश्चन के साथ थ्योरी देनी चाहिए उसके साथ थ्योरी देंगे, जिसके साथ लगेगा नहीं इसको उड़ा देनी चाहिए तो उसको उड़ा देंगे। देखिए, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, हर एक चीज बताएंगे जो आपके लिए नीडेड हो। देखिए, ये जो मुहिम छेड़ी गई है, हमारे जो साइंस की फैकल्टीज है वो साइंस का मैराथन लेके आ रहे हैं और हम आपके लिए मैथ्स का मैराथन लेके आ रहे हैं। पर डे आपको मैथ्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू कराया जाएगा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और बेस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसका क्या दिया जाएगा? आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। चलिए, हम आज पहला क्वेश्चन से क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है, एक स्कूल में 96 शिक्षकों में से 3/8 शिक्षक 10वीं के कक्षाओं में पढ़ते हैं। मतलब इन अ स्कूल देयर आर 96 टीचर्स आउट ऑफ विच 3/8 टीचर हाई स्कूल क्लास। मतलब जो इसमें से 3/8 है, 96 का 3/8 जो है वो किस क्लास के हैं? 10वीं के शिक्षक है। किसके शिक्षक हैं? 10वीं के शिक्षक है। तो आउट ऑफ टीचर कितने? टोटल टीचर्स कितने हैं? तो टोटल टीचर्स हमारे कितने हैं? टोटल टीचर्स 96 हैं। इसमें से 3/8 कितने हैं? 3/8 10वीं के। 3/8 कितने के हैं? 10वीं के। जब इसको काटिएगा कितना हो जाएगा? 96। 12 से जब 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 36। ये जो 36 टीचर आपको दिख रहा है ना, ये 36 जो दिख रहा है, ये 36 टीचर किसके हैं? 10वीं के हैं। किसके हैं? 10वीं के हैं। अब इसमें आगे क्या स्टेटमेंट कहता है? आगे कहता है, इफ 2/9 ऑफ द हाई स्कूल टीचर आर मैथमेटिक्स। ये जो 36 टीचर 10वीं के हैं, इस 36 टीचर 10वीं में से 2/9 जो है वो मैथ्स के टीचर है। किसके टीचर है? मैथ्स के टीचर है। टोटल 10वीं के टीचर कितने? 36। मैथ्स के टीचर कितने? तो मैथ्स के टीचर इसमें है 2/9, यानी कि 36 का जब 2/9 करेंगे तो वो किसका टीचर हो जाएगा? मैथ्स का टीचर। इसको 9 से काटिए, 9 चौके 36, 4 दूना 8, यानी कि 8 शिक्षक जो है, ये 8 शिक्षक आपको किसके हैं? मैथ्स के शिक्षक है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है, नंबर ऑफ द हाई स्कूल टीचर्स हु डोंट टीच मैथमेटिक्स आर। मतलब 10वीं के शिक्षक जो मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं। तो 10वीं के शिक्षक हैं कितने? 36। मैथ्स कितने नहीं पढ़ाते हैं? मैथ्स कितने पढ़ाते हैं? तो मैथ्स 8 पढ़ाते हैं। तो मैथ्स कितने नहीं पढ़ाएंगे? तो मैथ्स नहीं पढ़ाने वाले क्या कहते हैं? गणित नहीं पढ़ाने वाले। तो गणित नहीं पढ़ाने वाले, गणित नहीं पढ़ाने वाले कितने होंगे? 36 में से जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो क्या वही शिक्षक नहीं होगा जो गणित नहीं पढ़ाते? जब 36 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा भैया? कितना हो जाएगा? 28 ऐसे शिक्षक होंगे जो मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। वो क्या होंगे? 10वीं के शिक्षक होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखिए, आपको ये अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है कि एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। मानचित्र में इसी तरह सेंटीमीटर में दूरी को दर्शाया जाता है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसको हम इंग्लिश में पढ़ के आपको समझाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इज 8.7 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। इफ 1.5 सेंटीमीटर
किलोमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू द 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। मतलब इन दो जगहों का, इन दो प्लेसों का जो डिस्टेंस होगा वो मीटर में कितना होगा। किसमें? मीटर में। देखिए हम स्थान लेते हैं, क्या ए लेते हैं, ये स्थान क्या है, बी है। यही जो दो स्थान है, इन्हीं दो स्थान का बीच का दूरी मैप में कितना दे रखा है, हमें मैप में देख रखा है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कहता है, आगे कहता है 1.5 सेंटीमीटर की दूरी जो है भूमि पर, मतलब जमीन पर जब हम 1.5 सेंटीमीटर को मापेंगे ना भैया, तो जमीन पे 1.5 सेंटीमीटर बराबर होगा 2000 मीटर के। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ये तो जानते होंगे, ये छोटा छोटा बौआ भी जानता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। देखिए अब हमको कहा क्या गया है, हमको कहा गया है भैया ये जो 1.5 सेंटीमीटर है, क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 किलोमीटर के बराबर। तो 2 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। अब ये देखिए, तो यहां पे 1.5 सेंटीमीटर बराबर हमें 2000 मीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा भैया, तो 2000 मीटर बटा 1.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस डेसिमल को जब उड़ाइएगा ना, तो डेसिमल को उड़ाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0। अब इसको एकदम इत्मीनान से काटेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है कि नहीं उड़ाने लगे ना, इत्मीनान से काटेंगे। 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 के 20, 3 0, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर निकला है, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू हमको कितना निकला है भाई जी, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू हमको 4000/3 निकला है। अब हमको वैल्यू किसका पूछा है कि 8.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। यदि हमको 1 सेंटीमीटर बराबर 4000/3 है, तो 7 सेंटीमीटर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 8.7 को मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे 4000/3 से, तो क्या हमको 8.7 सेंटीमीटर का वैल्यू निकल जाएगा। आप कहिएगा बिल्कुल, और आसानी से निकल जाएगा। यहां से आप जब दशमलव को हटाइएगा तो 1 0 कट जाएगा, दशमलव को हटाइएगा। अब कैसे कट जाएगा, क्योंकि जब यहां से दशमलव हटाइएगा ना भैया, तो नीचे में 10 आएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस 3 से प्रेम से इसको काटिए, 3 दूना 6 हासिल 2, कितना हुआ 27, 9 तिया कितना होता है 27, 29 को जब 4000, 29 को जब हम 400 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11 पे 00, यानी कि 11600 मीटर। यानी कि ए से बी तक की दूरी कितना हो गया, 11600 मीटर। कहां पे आंसर दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है सी फॉर चेन्नई। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में गए, समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए एकदम बने रहना है, फोकस बनाए रखना है। देखिए अब ये आपको आ गया बोर्ड मास मेथड का क्वेश्चन। पहले देखिए बोर्ड मास मेथड क्या होता है, हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। बोर्ड मास मेथड, बोर्ड बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट, बी फोर क्या होता है ब्रैकेट, ओ फोर क्या होता है ऑफ, डी फोर क्या होता है डिवीजन, क्या होता है डी फोर डिवीजन, एम फोर क्या होता है मल्टीप्लाई, और ए फोर क्या होता है एडिशन। कोई दिक्कत, और एस फोर क्या होता है सबट्रैक्शन, क्या होता है सबट्रैक्शन। तो यहां पे आप बचपन में एक फकरा सुनते होंगे, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा। तो उन्हीं का यूज करना है। तो पहले का करी, पहले का ऑफ का यूज होता है, फिर भागा का यूज होता है, फिर एडिशन का यूज होता है, फिर नहीं डिवीजन के बाद किसका मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सबट्रैक्शन। आप कहिएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बिग ब्रैकेट, दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट, और तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट।
कौन होता है? स्मॉल ब्रैकेट। इसी मिडिल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो पहले इसमें यूज स्मॉल ब्रैकेट का किया जाता है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, उसके बाद बिग ब्रैकेट का। देन तब जब इनका यूज हो जाता है तब हम ऑफ का यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं, एडिशन का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। एनी दिक्कत, एनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन, इस हलवा क्वेश्चन को, इस नूनू बाबू को आसानी से हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस नूनू बाबू को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहां पे हमको पहले क्या दिख गया? ब्रैकेट दिख गया। ये भी कौन सी ब्रैकेट है? छोटी ब्रैकेट है। कौन सी ब्रैकेट है भैया? स्मॉल ब्रैकेट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फ्रैक्शन का एक आइडिया लगाना है। हम लोग जानते हैं जब लाइक फ्रैक्शन दिया होता है ना तो हर को नहीं देखते हैं, उसके अंश के ऊपर ही क्या करते हैं? खेलबेल स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? देखिए यहां पे 5 दिया हुआ है, यहां 3 दिया हुआ है, पच नहीं रहा है। इसको क्या करना है? हमको बराबर करना है। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए ये 5 तिया 15 हो गया। आप कहिएगा बिल्कुल हो गया। ये भी क्या 5 तिया 15 हो गया? आप कहिएगा बिल्कुल हो गया। अब देखिए क्या हम नीचे वाला, ये तो लाइक फ्रैक्शन बन गया, क्या हम इस पे वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। ऊपर वाले में देखेंगे 5 दूना 10 माइनस 4 तिया 12, 10 में से माइनस 12 करेंगे तो कितना भैया होगा? 10 में से माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा? -2। कितना हो जाएगा भैया? -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस इंटू -2/15। हम लोग जानते हैं माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस। इसको याद कर लीजिए, इसको क्या कीजिए? याद कर लीजिए। ये बहुत यूजफुल है व्हेन वी आर जब हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं तो इनका यूज होता है। कभी कभी क्या होता है? इन्हीं में हम क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। इन छोटी, इन तुच्छे बातों पे हमें क्या नहीं करना है? गलती नहीं करना है। तो गलती नहीं करना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे? आप कहिएगा सर इसको कैसे कराइएगा? इसको कराएंगे हम माइनस गुना माइनस कितना हो गया? प्लस। ये क्या हो गया? 1/2 प्लस 2/15। फिर हमको ये 2 और 15 पच नहीं रहा है, ये 2 और 15 पच नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? यहां 15 है तो हम सोचेंगे इसको भी क्या बना दें? अब देखिए यहां 15 दिया हुआ है तो इसको 15, ये तो 2 15 तो नहीं बनेगा क्योंकि 2 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे? इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जब हर में जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है अंश में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां 15 से किए तो यहां भी 15 से, यहां 2 से तो यहां भी 2 से। अब ये देखिए ये क्या हो गया? 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये 15 एका 15, 2 दूना 4। जब भैया 15 में 4 को जोड़िएगा तो क्या ये 19 नहीं हो गया? आप कहिएगा बिल्कुल हो गया। ये क्या हो गया? ऊपर वाला संख्या क्या हो गया? 19 हो गया। बटा ये हम जानते हैं क्या हो गया? 30/30। तो 19/30। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो गया? 19/30। कोई दिक्कत? कहां पे ऑप्शन है? 19/30। देखिए 19/30। डी फॉर धोनी। कोई दिक्कत? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? बहुत धीरे धीरे से आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब हम हैं तो फिर किस चीज का गम है? देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे कहता है संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा? एक क्या होता है? फेस वैल्यू। एक क्या होता है? फेस वैल्यू। यहां क्या फेस वैल्यू का ही बात कर रहा है? बिल्कुल फेस वैल्यू का बात कर रहा है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इज द नंबर इतना एंड इतना। यहां हमको फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू क्या है? इसका फेस, सिर्फ फेस का वैल्यू इसका क्या है? इसमें आप ध्यान दीजिएगा 4782 में ये 7 का फेस वैल्यू 7 ही है कि नहीं है? और यहां पे 32,170 में 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 ही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नहीं, यहां देखिए यहां क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। फेस वैल्यू क्या है? ये जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू 7 यहां क्या है? 700। यहां पे क्या है? 70 है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे डिफरेंस ही पूछ रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 700 में 70 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 630। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत तुच्छा सा सवाल था, ये इजी क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर कितना आएगा?
630। एक बार हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। कहता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू। ओ यहां किसकी बात कर रही है, फेस वैल्यू की बात कर रही है। तो क्या 7 का फेस वैल्यू 700 होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर गए, मिस्टेक कर गए। मिस्टेक नहीं करना है, यही छोटी मोटी गलती होती है। क्या होती है, यही छोटी मोटी क्या हो जाती है, हम सभी से गलती हो जाती है। तो अब यहां देखिए, कहां देखना, यहां देखना है। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, 7 का फेस वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 7। और यहां पे 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। जब 7 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी फॉर चेन्नई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्या के लिए सत्य नहीं है। इसमें ये देखिए पूर्ण संख्या क्या क्या माना गया, तो पूर्ण संख्या माना गया ए बी सी। अब देखिए पूर्ण संख्या वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं, ऐसा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए जो कटे नहीं, कट के पूर्ण संख्या ना बने। देखिए वो ऐसी संख्या होनी, हम संख्या क्या मान लेते हैं, ए 0 है, बी 1 है, सी 2 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ए में बी को ऐड कीजिए या बी में ए को ऐड कीजिए, यानी कि 0 में 1 को ऐड कीजिए या 1 में 0 को ऐड कीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप कहिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 0 में 1 को ऐड किए तो 1 ही होगा, या 1 में 0 को ऐड किए तो क्या होगा, 1 ही होगा। ये भी 1, ये भी 1। क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पूर्ण संख्या के लिए क्या है, सत्य है। ये क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य। यहां पूछा सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। यदि हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या होगा भैया, जब हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे ना भैया, तो वो क्या हो जाएगा -1, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। क्या ये -1 और 1 इक्वल होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये जो कथन है, ये ऑप्शन बी, ये कथन क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ये इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आंसर इसका आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एकदम बने रहिए, फोकस बनाए रखिए, भटकिए मत। ओ ताकाझाकी नहीं करना है, इधर देखना, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा भाग का कंसेप्ट सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, जब 2 से 4 को भाग दिया जाता है तो 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ये क्या होता है हमारा भैया, रिमाइंडर। ये क्या होता है हमारा, रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो शेषफल। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है क्वोशिएंट। ये क्या होता है, क्वोशिएंट। इसको क्या कहते हैं, भागफल। ये क्या होता है, भागफल। और ये क्या होता है, ये होता है डिवीजर। ये क्या होता है, डिवीजर। इसको बोले तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज। ये क्या होता है, डिवाइडेंट। ये क्या होता है, डिवाइडेंट। इसको जब बोले तो क्या बोलेंगे, इसको भाजक। भाजक क्या बोलते हैं, इसको भाजक। अब इस पे एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी फॉर्मूला पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। इसी फॉर्मूला पे क्या करता है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। आप कहिएगा इस फॉर्मूला पे कैसे डिपेंड करता है, तो भैया हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका हमको भागफल कितना दिया हुआ है, आप कहिएगा इसका जो क्वोशिएंट दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ है, तो रिमाइंडर इसका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, संख्या को 6 से भाग देना था। संख्या को किससे भाग देना था, 6 से, लेकिन भाग गलती से 9 से लग गया। तो इसके लिए जो डिवाइडेंट होगा, क्या होगा, डिवाइडेंट होगा, वो क्या होगा, 9 होगा। तो क्या हम इनसे संख्या निकाल लेंगे। देखिए डिवाइडेंट हमको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं डिवीजर इक्वल टू क्या होता है, या भाज्य बराबर भागफल
भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना दिया हुआ है हमको, भाजक हमको 9 दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी कि भागफल कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। तो 9 गुना 21 प्लस 3, 9 को जब 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 189 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192। जो हमें संख्या मिली है वो संख्या क्या मिली है भैया, वो संख्या हमें मिली है 192। इसी 192 को क्या कह रहा है, 6 से भाग देने के बदला किससे भाग दे दिया गया है, 9 से भाग दे दिया गया, तो हमको क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये प्राप्त हुआ। कहता यदि हम 192 को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 192 को आप क्या कीजिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 तिया 18, 1 2 6 दूना 12, कट गया। रिमाइंडर हमको क्या आ गया 0 और क्वेश्चन क्या आ गया 32। तो देखिए भागफल 32 होना चाहिए, रिमाइंडर 0। कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी फॉर धोनी। कोई परेशानी कोई दिक्कत, आपको हमने कंसेप्ट भी बताया, हमने आपको एकदम लेंदी सॉल्यूशन भी बताया, पूरी अच्छी तरीके से समझाया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, समय की नजाकत को देखते हुए। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया है किसका, ज्योमेट्री का। किसका क्वेश्चन आ गया, ज्योमेट्री का। कहता है किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। इसको कहां तक बढ़ाया जाता है, इसको डी तक बढ़ाया जाता है। तो कोई त्रिभुज है, उसमें जो त्रिभुज है, जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के भुजा क्या लिखते हैं, ए बी सी। ये जो BC है ना, इसी BC को कहां तक बढ़ाया गया, तो इस BC को D तक बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ाया गया है, इस BC को कहां तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, यदि कोण A 40 हो, ये कोण कितना है 40। नेक्स्ट क्या कहता है, AC बराबर है BC के। ये जो AC साइड है और ये जो BC साइड है एक दूसरे के बराबर। आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज जानते होंगे, जब दो साइड बराबर तो ये जो सामने वाला उसका एंगल होता है ना, ये दोनों भी बराबर। यदि ये 40 तो ये 40। एक और प्रॉपर्टीज होता है, यदि इन दोनों एंगल का सम, ये जो बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण है, इन दोनों एंगल का सम इस बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों एंगल का सम ये बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर हम कोण A प्लस कोण B कर दें, ये किसके बराबर होगा, कोण A प्लस कोण B, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B। जब एंगल A और एंगल B करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आपका ये कौन सी, तो कौन सी से कुछ लेना देना है नहीं, तो कौन सी क्यों निकाले, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब हमको पूछ क्या रहा है, 2ACD मतलब 2ACD ये एंगल, यानी कि 2 गुना कितना ACD कितना है 80 डिग्री। उसके बाद प्लस 3 कोण B, 3 कोण B कितना दिया हुआ है भैया, तो कोण B कितना दिया हुआ है 40। इसको किसके मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, कितना हो गया 8 दूना 16, 160 प्लस 4 तिया 12, 120 करेंगे तो क्या हो जाएगा 280 डिग्री। कहां पे आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा तुच्चा सा सवाल था, इजी सवाल था, फर्जी सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समभिन्न है, तो पहले समभिन्न को समझते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कौन सी संख्या, कौन सा फ्रैक्शन ये लाइक फ्रैक्शन का पेयर है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है, लाइक फ्रैक्शन या समभिन्न, समभिन्न क्या कहता है भैया, समभिन्न कहता है, समभिन्न ये कहता है वो भिन्न जिनका हर समान हो, वह भिन्न जिनका क्या हो, हर समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, वह भिन्न जिनका हर समान हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन ये कहते हैं, या दैट फ्रैक्शन विच हैज सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर समान हो उसका क्या कहते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन। क्या देखिए इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर समान है, यहाँ 3 है यहाँ 2 दिया हुआ है, क्या इसका जो डिनोमिनेटर है समान है, आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये समभिन्न का पेयर होगा, नहीं होगा। इसका डिनोमिनेटर यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो इसका भी ये भी क्या नहीं होगा,
सम भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। इसका डिनोमिनेटर देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 7 दिया हुआ है, क्या ये सम भिन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका ये 1/4, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4, ये कौन सा भिन्न? ये सम भिन्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर धोनी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आपको इसमें अगर आपको कह सकते हैं परिभाषा लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का रिमेंबर हो तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एक 10 मिनट का वीडियोस बना के हम लाइक फ्रैक्शन पे आप लोगों के लिए डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा तो फ्रैक्शन का झोल खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? भैया हम लोग जानते हैं पूर्ण, पहली बात देखिए 1 से लेकर के कम से कम 10 तक तो घन व्यक्ति को रिमेंबर होना चाहिए। तो पहले इसको एक बार रिमाइंड या रिकॉल कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब भैया 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है 343। कितना होता है भैया? 7 का क्यूब 343 होता है। कितना होता है? 343 होता है। सॉरी, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है भैया 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 के बराबर होता है। इतना चीज कम से कम, यदि आप एक मैथ्स के अभ्यर्थी हैं, यदि आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना कम से कम क्यूब रिमेंबर होना चाहिए। ये थोड़ी छोटी सी चीजें ये रिमेंबर होना चाहिए। यहां देखिए क्या ये 64 जो है अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर्स है? आप कहिएगा बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, क्योंकि ये 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये जो आपको 729 दिख रहा है, क्या 729 अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर है? आप चिल्ला के कहिएगा बिल्कुल भैया 729 भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है। आपको कहिएगा 243 क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? आप कहिएगा बिल्कुल ये किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है। अब ये लास्ट नंबर क्या 81 9 का स्क्वायर है, ना कि ये किसी संख्या का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, डी फॉर दिल्ली। कोई दिक्कत, कोई इसका आंसर हो गया कितना हो गया 81। इसका आंसर कितना हो गया 81, यानी कि 81 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो 7 का क्यूब कितना होता है 243। यहां देखिए यहां पे थोड़ा सा गलती कर दी है, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ये जो आपको 7 का क्यूब दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 243 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ में आ गया? ये तो क्यूब से रिलेटेड था और बहुत इजी था। आप दिमाग लगाते, अगर आपको क्यूब रिमेंबर रहता आप इसका आंसर देखते कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे, सेम इसी पैटर्न पे। अब कहता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? यहां भी कह रहा है कौन पूर्ण घन नहीं है, तो 729 अपने आप में क्या है? पूर्ण घन है। तो 729 किसका घन है? तो 9 का घन है। 1000 किसका घन है? 10 का घन है। और क्या 333 ये किसका मल्टीपल है? 3 गुना 111 जब करते हैं तो क्या होता है? ये इसका मल्टीपल। 216 किसका घन है? ये 6 का घन है। क्या ये जो आपको 333 दिख रहा है, क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C4 चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो इसमें पूर्ण घन कौन सा नहीं है? ये पूर्ण घन 343 नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? 333 नहीं है। यहां तक समझ गए? देखिए 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343। वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हमको लगता है कि ऑप्शन एरर था। क्या था? ऑप्शन एरर। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब, सॉरी यहाँ 7 का क्यूब जो होता है ना, ये 7 का क्यूब 343 ही होता है। हमने सही लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या लिखा था? 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 ही होता है। तो यहाँ जो 243 लिखा है, ये थोड़ा सा गलती, इस ऑप्शन को थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ आप लिख लीजिएगा 243 के बदले 343। ये 7 का क्यूब ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करवा दिए, ये भी सेम टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहता है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है,
यदि प्रत्येक परीक्षण में 8 की वृद्धि करके प्राप्त योग को 2 से भाग दिया जाए तो परिणामी परीक्षण का माध्य क्या हो गया। देखिए कहता है द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन is 54 if each observation is increased by 8 and its sum is divided by 2 then what is the mean of the resulting observation। मतलब हमें कुछ प्रेक्षण का क्या कुछ कितना प्रेक्षण है ये हमको नहीं पता है, तो कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका माध्य कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो हम कुछ नहीं करें, बढ़ कितना रहा है तो बढ़ रहा है भैया, कितना बढ़ रहा है तो 8 बढ़ रहा है, माध्य कितना दिया हुआ है कुछ फ्रैक्शन का 54, तो सब में 8 बढ़ेगा तो एवरेज में भी क्या करेंगे हम 8 को बढ़ा देंगे और 8 को बढ़ा करके हम किससे डिवाइड कर देंगे, क्या करें 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 4 कितना हो जाएगा 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31। इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। लेकिन क्या हम आपको इस तरीके से बताएंगे, नहीं, आपको हम पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए हम मानते हैं कि परीक्षण जो दिया हुआ है, परीक्षण क्या दिया हुआ है हमको, परीक्षण मान लेते हैं x दिया हुआ है, तो माध्य बराबर होता है यानी कि मोड बराबर होता है, नहीं मोड मीन बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। यहां तक कोई दिक्कत। हम परीक्षण क्या मान लिए हैं, x मान लिए, तो इसका माध्य जो है कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ। नंबर ऑफ जो परीक्षण है वो क्या है x है, तो हमको माध्य 54 दिया हुआ है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो कुल योग हो जाएगा आपको 54 मल्टीप्लाई x यानी कि 54x। क्या हो जाएगा, यानी कि 54x हो जाएगा। ये हमको क्या निकल गया, कुल योग यानी कि सभी परीक्षणों का योग निकल गया। आगे क्या कहता है, सब प्रत्येक परीक्षण में 8 की वृद्धि की जाती है, तो प्रत्येक परीक्षण में 8 की वृद्धि की जाती है, तो 8x में भी क्या किया जाता है 8 की क्या देते हैं वृद्धि की जाती है। इसको जो वृद्धि कितना का किया जा रहा है 8 का वृद्धि किया जा रहा है, तो मतलब 8x। प्रत्येक परीक्षण में किसकी वृद्धि किया जा रहा है 8 की वृद्धि किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 8x हो जाएगा। अब देखिए कहता है तो परिणाम परीक्षणों का माध्य क्या होगा, तो परिणामी परीक्षणों का बाद मतलब द मीन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये क्या हो गया 8 63x हो गया। 63x को 2 से भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 31x। कितना हो जाएगा 31x हो जाएगा। इस 31 को हम टोटल परीक्षण कितना माने x माने, जब इसको हम x से भाग दे देते हैं तो वो जो हमको रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, हमको क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, इस तरह से जब इन चीजों को समझ गए तो आप डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आए 54 + 8 उसको हाफ कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड करने का 2 से कहा तो 2 से कर दीजिए, 3 से कहा 3 से कर दीजिए, 4 से कहा 4 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिखा ईंट के भट्ठे पर ईंट खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 है। मतलब शिखा कहां गई है, ईंट के भट्ठे पे गई है, उसको ईंट खरीदने का मन है। शिखा एक मान लीजिए कि ऑफिसर है, वो पैसा कमाई और सोचती है कि हम घर बना ले। वो कहां चल गई, ईंटा भट्ठा गई। वो कहा कि हमको ईंट लेना है भैया, बताइए ईंट की कीमत कितनी। वो कहा आप हमें 2500 रुपया दोगे तो हम आपको 1000 ईंट देंगे। तो कितना रुपया दोगे, तो कितना ईंट देंगे, यानी कि 2500 रुपया हमको दोगे तो हम आपको 1000 ईंट देंगे। तो कहता है प्रति 1000 ईंट था, अगर उसके पास केवल 4000 रुपया है तो उसके पास कितना रुपया है 4000 रुपया है। तो इसका कितना गुना करेंगे कि वो 4000, मतलब देखिए ये क्या 2500, इसमें हम 1 का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रुपया में हमको कितना ईंट मिलेगा, 1 रुपया में हमको ईंट मिलेगा 1000 बटे 2500। 2500 का 20 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये कितना हो गया 2/3। मतलब 1 रुपया में हमको ईंट कितना मिलेगा 2/3। तो 4000 रुपया में कितना ईंट मिलेगा, तो 4000 रुपया में हमको ईंट मिलेगा 2/3। कितना मिलेगा 2/3 ईंट मिलेगा। सॉरी क्या कहता है 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था, नहीं 2500 रुपया में 1000 ईंट मिल रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा गलती कहीं की है कैलकुलेशन में।
क्या कहता है 2500 रुपया में 1000 ईंट मिल रहा है। 2500 रुपया में कितना ईंट मिल रहा है? 1000 ईंट मिल रहा है। तो 1 रुपया में कितना ईंट मिलेगा? तो 1000 बटे 2500, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 25 25 और ये क्या हो जाएगा? 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/5। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर रही थी, गलती करा रही थी। अब देखिए 4000 रुपया में कितना ईंट मिलेगा? 4000 को 2/5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 2 0 निकल जाएगा और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600। यानी कि ये जो हमारी शिखा दीदी है, शिखा दीदी 4000 में कितना ईंट खरीद सकती है? तो शिखा दीदी 4000 में 1600 ईंट खरीद सकती है। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज के कोनों का अनुपात 4:5:6 दिया हुआ है, उनके कोनों का मान कितना होगा? कहता है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब यहां पे देखिए एक चीज क्या रिमेंबर करना है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहाँ तीनों कोनों का रेशियो ही दिया हुआ है ना। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, मान के चलिए ये कोण 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये क्या दे दिया? 6 दे दिया। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या हो जाएगा? 180, यानी कि 4x + 5x + 6x बराबर कितना हो जाएगा? 180। 5 4 9 6 15x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180/15। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 6 के 30, 12 तिया 36। x बराबर कितना निकल जाए? 12 निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमको पूछा है उसके कोनों का मान क्या हो जाएगा। तो हमको x का वैल्यू 12 निकला है। इस 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बढ़ चौके 48, यानी कि क्या हो जाएगा? 48 कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, बरछा के 72। जो एंगल होगा 48 60 72, क्या हो जाएगा? एंगल 48 60 72। किस ऑप्शन में है एंगल 48 60 72? आपको कहाँ पे है? तो 48 60 72, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? समझे? सिर्फ इतना चीज याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब हमारी आ गई है रागिनी दीदी। ओ, रागिनी से याद आया, आप एक मूवी देखते होंगे रागिनी, आप समझ गए होंगे कौन सा मूवी है ये। देखिए वही रागिनी दीदी है। अब रागिनी दीदी को कहीं जाना है, उसको ट्रेन पकड़ना है। वो कहती है रागिनी रीच्ड द स्टेशन एट 2 in the afternoon, मतलब 2 PM को वो क्या करती है? 2 PM मतलब 2 बजे दोपहर में वो क्या करती है? स्टेशन पहुंच जाती है। सी हैज टेक अ ट्रेन टू अलीगढ़। वो ट्रेन कहां से लेगी? अलीगढ़ से लेगी। देयर आर 4 ट्रेन। वहां से कितने ट्रेन गुजरते हैं? 4 ट्रेन गुजरते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि स्टेशन पे कैसा घड़ी लगा रहता है भैया? भुकभुकिया डिजिटल वॉच। कैसा घड़ी लगा रहता है? डिजिटल वॉच। उसमें घंटा को भी दिखाया जाता है, मिनट को भी दिखाया जाता है, आवर को भी दिखाया जाता है। तो भुकभुकिया घड़ी लगा रहता है। तो भुकभुकिया घड़ी में बहुत लोगों को समय देखने में बहुत परेशानी होता है। कहीं 17 और 5 लिखते हैं, आए ले की भाग लो। तो वही समझना है, यहाँ वही प्रॉब्लम आने वाला है। तो रागिनी दीदी कहां जाएगी? रागिनी दीदी अलीगढ़ जाएगी। रागिनी दीदी कहती है, रागिनी दीदी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन कब खुलेगा? तो ट्रेन एक 17:05 पे खुलेगा, एक ट्रेन 4:32 पे खुलेगा, एक ट्रेन 18:30 पे खुलेगा, एक ट्रेन 19:15 पे खुलेगा। कब खुलेगा वो ट्रेन? एक 17:05 पे खुलेगा, एक 4। अब देखिए जो 17:05 दिया हुआ है ना, तो ट्रेन के डिजिटल क्लॉक के हिसाब से ये होता है 5:05 कब? PM शाम में। 4:32 ट्रेन के मतलब डिजिटल क्लॉक के हिसाब से 4:32 जो होता है ये क्या होता है? AM मॉर्निंग। और ये जो 18:30 है ये होता है 6:30 कब? 6:30 कब? PM यानी कि शाम में। तो अब देखिए
हमारी जो वो दीदी थी रागनी दीदी, वो रागनी दीदी आई कब स्टेशन? रागनी दीदी स्टेशन आई 2 बजे दोपहर में, यानी कि 2 PM में आई। अब क्वेश्चन कहता है कि उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। अब वो रागनी दीदी इंतजार नहीं करना चाहती, वो कहती हम स्टेशन पर ना बैठो, हमको जल्दी से ट्रेन मिल जाए। तो उसको कौन सा ट्रेन जल्दी से मिलेगा? तो ये तो देखिए 6 बजे वाला, 6 बजे तक इंतजार करवाओ, नहीं वो 6 बजे तक इंतजार नहीं करेगी, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 4 बजे सुबह, क्या वो 4 बजे सुबह तक इंतजार करेगी? हम नहीं इतना देर बैठेंगे, फिर हमको घर ले चलो। तो कौन उसको घर छोड़ने जाएगा? कोई घर छोड़ने वाला रागनी दीदी को नहीं है, तो वो इससे भी नहीं जाएगी, तो फिर वो किससे जाएगी? तो रागनी दीदी को देखिए ये 5:05 आपको दिख रहा है ना शाम में, यही इसके नजदीक है। क्या है? यही इसके नजदीक है, यानी कि ट्रेन जो ए होगा, ये ए है, ये बी है, ट्रेन ए, ये बी, ये ट्रेन सी है। कितने ट्रेन थे? ए, बी, सी और डी भी ट्रेन था, एक डी भी ट्रेन है। हाँ, ये 19:15 ट्रेन डी भी है। इसका मतलब 19:15 का मतलब क्या होगा? 7:15 PM शाम में। तो इस ट्रेन से भी नहीं जाएगी रागनी दीदी। तो रागनी दीदी किस ट्रेन से जाएगी? तो रागनी दीदी 17:05 वाले ट्रेन से जाएगी, यानी कि रेलगाड़ी 1 से जाएगी। किससे जाएगी? रेलगाड़ी 1 से। और एकदम मौज में बैठेगी, कहाँ पहुंच जाएगी? अलीगढ़ पहुंच जाएगी। रागिनी दीदी को हमने अलीगढ़ पहुंचा दिया, कहिएगा बिल्कुल पहुंचा दिए आप। चलिए, आप ये सब भी काम करते हैं? बिल्कुल, रागिनी दीदी कहे और हम ना पहुंचाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब आ गई है रीता। रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की ये तो क्या है? वार्ड मेंबर है। कहती है रीता इज अ वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया, वो अपनी क्षेत्र की क्या है? वार्ड मेंबर है। सी विशेस टू क्रिएट अ कम्युनिटी रूम ऑफ साइज 11 फीट इंटू 16 फीट। मतलब वो चाहती है कि अपने समुदाय में कि एक कमरा बनाए 11 और 16 फीट का। कैसा? 11 और 16 फीट का, मतलब एक कमरा बनाना चाहिए, उसका जो फ्लोर होगा ना वो 11 और 16 फीट का होगा। क्या होगा? 11 फीट और 16 फीट का होगा। 11 और 16 फीट का होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? कहता है अब उस कमरे में, उस कमरे के फ्लोर पे वो क्या चाहती है? टाइल्स लगाना चाहती है। तो एक टाइल्स है मतलब कि एक स्क्वायर नुमा टाइल्स है। कैसा टाइल्स है? एक स्क्वायर नुमा टाइल्स है। एक 1.5 और 1.5 फीट का है, उसकी जो लेंथ ब्रेथ दोनों 1.5 स्क्वायर नमा। एक 2.2 का है, एक 2.5 और 2.5 का है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, उतना कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम देखेंगे अगर यदि 1.5 से इसको डिवाइड करते हैं ना, ये जो संख्या हमको दिया हुआ है, फ्लोर का जो एरिया दिया हुआ है 1.5 से करते थे, 1.5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। यदि हम 2 से, देखिए 2 दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे, इससे ये 16 कट रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट। आप जब इसको कट कीजिएगा ना, ये क्या हो जाएगा? आसानी से कट जाएगा 4 बार में। कितना एरिया है? 44 फीट का एरिया में उसको क्या हो जाएगा? टाइल्स लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फीट का जो टाइल्स होगा, 2 फीट का जो टाइल्स होगा, वो टाइल्स कहां बैठेगा? उस क्षेत्र में, उस कमरे में सटीक बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है बस। अब देखिए, मिसिस रेनू डिवाइडेड हर स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 8 ईच एंड आस्क्ड देम टू रिकॉर्ड देयर वेट। मतलब रेनू दीदी एक स्कूल की टीचर, शिक्षिका है। वो क्या करती है? कुछ 8 बच्चों को एक साथ करती, इधर खड़े हो जाओ बच्चों, उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया, कहा कि आज सबका वजन नापेंगे, कितना कितना सबका वजन है। वो क्या करती है? सबका वजन नापना स्टार्ट करती है। तो 8 बच्चों का वो वजन जो नापती है, कितना नापती है? एवरेज वेट। तो एवरेज वेट क्या होता है? टोटल 8 बच्चों का वजन प्लस जितना बच्चा था उससे क्या कर देते हैं, यानी कि परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। मतलब 8 बच्चों का जो एवरेज वेट कितना हो गया? 80.2 हो गया। ये कहा था। अब क्या कहते हैं? रेनू दीदी से क्या हो गया? रेनू ही दीदी थी ना, हाँ, रेनू दीदी से क्या हो गई? इनसे गलती हो गई। इनसे गलती क्या हो गया? एक बच्चा था 25.9 किलो का, और उसके जगह ये 25.9 किलो की जगह वो क्या कर दी? उस बच्चे के वजन को बढ़ा दी। अब वो कहता है, बचवा कहता है यार हम 25.9 किलो का थे, हमको 29.5 किलो का कर दिया है। तो बच्चा दुखी हो गया। तो अब रागिनी दीदी कहती है दुखी ना हो बच्चों। क्यों नहीं दुखी हो?
हम इसको सही कर देते थे। ये जो आठों का एवरेज था ये 25.9 दिए थे, एवरेज क्या हो रहा था, एवरेज क्या हो रहा था, घट रहा था। एवरेज क्या हो रहा था, 25.9 की जगह 29.5 नहीं, 25.9 की जगह 29.5 लिए तो एवरेज क्या हुआ, बढ़ा। यानी कि यहाँ जो आठों का एवरेज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। किसके कारण घटा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का, जब 29.5 में से 25.9 को माइनस करेंगे 8 में से 5 गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी 29.5 माइनस 25.9, 9 6 15, यहाँ 8 में से 3, यानी कि 3.6 का क्या, 3.6 का क्या हो गया है, हेरा फेरी हो गया। तो इस 3.6 को क्या कीजिए, इस आठों व्यक्ति में, हेरा फेरी इस आठों में हुआ है ना, तो आठों में बांट दीजिए। क्या कीजिए, बांट दीजिए। इसको डेसिमल उड़ाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 से काटिए, 8 1 8, इसको काटिए, 8 चौके 32, कितना हो गया, 8 चौके 32, कितना बचा 2, तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे डेसिमल आया, एक नीचे में 1 0 और था ना, तो एक डिजिट के बाद और डेसिमल आएगा 0.25, क्या आ जाएगा 0.25। अब इसमें से क्या कीजिएगा, 0.425 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब हम 30.8 में से 0.425 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 7। इसका आंसर अप्रोक्स 37.775 के आसपास आएगा, 37.775 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37.75 की ग्राफ। उसका जो एग्जैक्ट एवरेज आठों व्यक्ति का था, क्या था, वो था 37.75। कोई दिक्कत, समझ गए, ये एवरेज का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए कहता है, प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है। प्रियांशु के पास क्या है, 10 रुपीस और 20 रुपया का नोट है। वो क्या करता है, इस नोट का उपयोग करता है, उपयोग में लाने के लिए वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट, यानी कि 20 रुपये का 2 नोट का यूज करता है और 10 रुपये का 1 नोट का यूज करता है। तो 20 रुपये का 2 नोट क्या, तो 40 रुपया, 10 का 1, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50 हो गया। कहता है इसी तरीके से इस नोट का हम और कितने तरीके से उपयोग कर सकते हैं, तो इसका कर सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, यानी कि 10 का 3 नोट, 20 का 1 नोट, एक ये तरीका, और कोई तरीका नहीं है। और एक तरीका बोला था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक और तरीका से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बच्चा भी बता देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से, देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई समिति रेखा नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज या हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री, समानता नहीं है। जब हम देखेंगे केवल समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखेंगे, क्या देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सभी साइड होता है क्या होता है, इक्वल, यानी कि सभी साइड में समानता है। हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है, इसमें भी 2 लाइन में क्या है, समानता है। तो लास्ट क्या देखेंगे हम, एस्केलेंट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल एक ऐसा होता है जो ये सभी साइड क्या होती है, बराबर नहीं होती है। तो मतलब एक विषमबाहु त्रिभुज ही है जिसमें समानताएं नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए इसमें जो पेडागोजी का सेगमेंट आएगा ना, तो हमारे कृष्णा सर यानी कि के.एम. भारती सर जो हैं वो आपको पेडागोजी का सेगमेंट मैथ्स का करवा देंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एकदम हर एक चीज आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं एकदम। बस हमें थोड़ा सा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना कर दीजिए, इसी में तो हम बम बम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एक पैटर्न वाला क्वेश्चन। बस इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना। यहाँ देखिए 9 में से 1 को माइनस किया, 8 को डिवाइड, 9 में से 1 को माइनस किया और 8 से डिवाइड किया तो 1 आया। 98 में 2 माइनस किया, 8 से डिवाइड किया 12 आया। अब 987 में से 3 माइनस किया, 8 से डिवाइड किया 123 आया।
उसके बाद 9876 में 4 माइनस किया, अब 8 से डिवाइड किया तो 1234 आया। तो यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करना है, यहाँ जब 4 आया है तो 1 2 3 4 क्या हो रहा है, एकदम काउंटिंग बढ़ा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में 5 आ रहा है, क्या स्थान पे, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब हम 3 ऑप्शन में फंस रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, 8 से डिवाइड तो सभी को होगा जिसमें सभी में दिया हुआ। यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 से डिवाइड हुआ, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ 3 से डिवाइड हुआ, यहाँ 4 से, यानी कि जो लास्ट वाला होगा ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। देखिए कौन कौन 5 से, ये 4 से कर रहा है, ये गलत, ये गलत, तो ये ऑप्शन नंबर डी। इसको ऑप्शन से करना था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए यहां क्या कर रहा है कि आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। क्या करने की कोशिश की जा रही है, दिग्भ्रमित। ये है कुछ नहीं, ये सबको अलग अलग रूट ले गया है। इसको अलग अलग रूट नहीं लेना, इसको एक चादर में आप ले लीजिए। 450/338 भागा 125/245। अब यहां पे क्या करना है, हम जानते हैं जब भागा को गुना बनाया जाता है, किसको, जब भागा को गुना बनाया जाता है तो ये जो संख्याएं आती है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखिए इसको 2 से काटिए तो 169 हो जाएगा, इसको 2 से काटिएगा तो ये 225 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहां पे देखिए इसको 5 से काटिए तो ये 25 हो जाएगा, इसको 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 45 49 हो जाएगा। तो इससे निकल क्या क्या रहा है, इससे 225 से 15 निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, 13 निकल रहा है, और इससे क्या निकल रहा है, 7 निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, 5, इससे 5 के 5 तिया 15 7 तिया 21/13। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 21/13। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बस सबको एक चादर में ले लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मल्टीप्लाई करना, यहां सिर्फ फोकस बनाए रखिए, यहां क्या कीजिए, फोकस बनाए रखिए। इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करें भैया, देखिए 9 का स्क्वायर, ये देखिए इसको गुना करना है इससे और इसको गुना करना है इससे, करना है कि नहीं करना। यहां पे एक फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का केस दिख रहा है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी का केस दिख रहा है। यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई, यहां पे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, क्या ये केस आ रहा है, आप कहिएगा बिल्कुल आ रहा है। यहां भी हमको दिख रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ नहीं करना है, 9x स्क्वायर का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 81x रेज़ टू द पावर 4। तो कहां पे है 81x रेज़ टू द पावर 4, यहां दिख रहा है। 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी यहां माइनस होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16y रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 81x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16y रेज़ टू द पावर 4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस फॉर्मूला, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को माइंड में रखना। ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसा फॉर्मूला है कि कौन ऐसा सवाल नहीं या कौन ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ये उपयोग ना आ जाए। ये हर एक चैप्टर के लिए क्या है, रामबाण है, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न पर्चियों पर संख्या 12 13 14 ... 40 41 लिखी जाती है, ठीक है ना। कहते हैं एक पर्ची, मतलब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया। कैसा क्वेश्चन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को पढ़े कि हमको माइंड में रिमाइंड हो गया कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहता है नंबर 12 13 14 ... 40 41 आर रिटन एज अ डिफरेंट स्लिप, वन नंबर ऑन वन स्लिप, मतलब एक स्लिप में, एक पर्चा में एक संख्या लिखी जाती है। और उसको क्या, एक संख्या मतलब नहीं, बचपन में नहीं खेलते थे, एक पर्चा में लिख दिए राम श्याम, उसको डिब्बा में डाल देते थे, कहते अब निकालो निकालो तुमको राम आया कि श्याम आया कि मोहन आया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। एक पर्चा बनाया जा रहा है, पर्चा बनाया जा रहा है, इसमें कितना लिख दिया गया है, 12 लिख दिया गया, इसमें 13 लिख दिया गया, इसमें 14, इसी तरह से 41 तक पर्चा लिख दिया गया और उसको एक बैग में डाल दिया गया। कहता है
इस थैली में से राधा बिना देखे एक पर्ची निकालती है। राधा क्या करती है, एक पर्ची को निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा निकाली गई पर्ची एक अभाज्य संख्या। तो पहले हमको ये ज्ञात करना है कि 12 से लेकर 41 तक में कितने अभाज्य संख्या। देखिए 12 से लेकर 41 तक में कितने अभाज्य संख्या, हम आपको पूरा बेसिक्स एकदम विथ पेशेंस के साथ बताएंगे। 12 से एकदम आप पेशेंस बनाए रखिए। 12 से लेकर 41 तक में अभाज्य संख्या को आपको हम गिनती करवाते। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। टोटल संख्याएं कितनी हुई, टोटल संख्याएं हो गई 30। इसमें से अभाज्य संख्या कितना है, तो हम लोग जब अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। विच टाइप्स ऑफ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या कौन, 13 अभाज्य संख्या, इसमें 17 अभाज्य संख्या, इसमें 19 अभाज्य संख्या, इसमें 23 अभाज्य संख्या, इसमें 29 अभाज्य संख्या, इसमें क्या 31 अभाज्य संख्या, इसमें कितना और कौन सा अभाज्य संख्या, एक इसमें 37 अभाज्य संख्या और इसमें 41 अभाज्य संख्या। टोटल अभाज्य संख्या कितने, 8 हैं। कितने हैं, 8। यानी कि अभाज्य टोटल संख्या कितना है, 30। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता सीधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/30। लेकिन क्या क्या रहा है, अभाज्य संख्या नहीं होने की क्या प्रायिकता है, तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, तो 8 में से टोटल को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 8 टोटल में से 8 को माइनस कर दीजिए। 30 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 22। टोटल कितना है, 33। यानी कि 22/30 जो होगा यही होगा अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या पहले देखिए, 8/30 अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है, तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, अगर आप इसको 1 में से 8/30 को माइनस कर लेते हैं भैया, तो यही ना होता है अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। जब नहीं होने की बात होती है तो 1 में से उसको माइनस करते हैं, तो इसमें से 1 में से 8/30 को माइनस कीजिएगा, क्या 22/30 नहीं आएगा, आप कहिएगा बिल्कुल आएगा। जब 22/30 को काटिएगा तो 11 दूना 22, 15 दूना 30, 11/15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11/15। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/15, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत कम क्वेश्चन के नजदीक हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट वन फोकस कीजिए भैया, इधर देखिए। कहता है कि ये ऑप्शन दिया a² - b² प्लस a प्लस। अब ये आपको बताए थे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बताए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको ध्यान में रखिएगा। a² - b² बराबर क्या होगा, तो a² - b² बराबर हम जानते हैं a + b × a - b। a + b × a - b होता है। ये विश्वविख्यात है, ये सभी जानते हैं। जो हाफ पैंट पहनने वाला बच्चा होता है ना, पूछेगा ओ सुनो, a² - b² बराबर कितना होता है, कहते आप इतना बड़ा बच्चा को पढ़ाते हैं, आपको ये नहीं आता है। तो कहेगा a + b a - b नहीं होता है भैया, आपको इतना नहीं आता था। हम के आता था, अरे तुमसे ट्राई करते तो तुमको आता है कि नहीं आता है। बच्चा को क्या बना रहे थे, बेवकूफ। तो हम जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो यहाँ पे देखिए a² - b² दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस a × a + b। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए, यहां पे a - b और a - b दिख रहा है, आप क्या कीजिए, इससे खींच लीजिएगा, दोनों अलग जाके सट गया है, एक में आओ। इसको हम एक में लाते हैं। जब a - b को निकालते हैं ना, तो लीजिए हम आ गए, तो उधर क्या बचा, a + b बच गया। क्या बच गया, a + b बच गया। अब देखिए भैया, इसमें कट क्या रहा है, कट रहा है, a + b से a + b और a + b को काट दीजिए। कट गया, क्योंकि आप a + b को कॉमन रहते तो ऐसे भी कटता। तो अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर में, a - b + a/a - b। जब a + a कीजिएगा तो कितना, 2a, a + a कितना, 2a - b बटा a - b। यही हमसे सॉल्व करवाना चाहता था ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाना चाहता था ना। तो हम भी कहे एग्जामिनर को, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 2a - b बटा a - b। तो ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना
होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं। देखिए कहता है एक समचतुर्भुज। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या कीजिए, आपको हम पहले इसका थ्योरम बता देते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं कि अभी आपको जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले आपको थ्योरम, किसका थ्योरम बताएंगे या किस कांसेप्ट को बताएंगे, रोम्बस के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। किसको बताएंगे? रोम्बस के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। किसको बताएंगे? रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज को। किसको बताएंगे? समचतुर्भुज को बताएंगे। किसको बताएंगे? समचतुर्भुज। हम लोग जानते हैं, आप वर्ग को देखे हैं भैया? आप कहिएगा बिल्कुल देखे। वर्ग के गण को थोड़ा सा टेढ़ा करवा दीजिए। टेढ़ा कर दिए वर्ग के, मतलब उसको क्या कहिए, उसके पेंदी, सॉरी वो नहीं बोलना चाहिए, वो क्या होता है उसके पेंदी को क्या कर दीजिए? टेढ़ा कर दीजिए। जब वर्ग के पेंदी को टेढ़ा कर दीजिएगा ना भैया, तो यही तो बन जाता है, क्या बन जाता है? समचतुर्भुज बन जाता है। अब देखिए समचतुर्भुज क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। समचतुर्भुज का जो सभी साइड होता है ना, वो सभी साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये ए तो ये भी ए, ये भी ए भी ए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके लगातार कोणों का सम, इनके सम ऑफ द कंजुगेटिव नंबर, सम ऑफ द कंजुगेटिव नंबर यानी कि लगातार कोणों का सम, यानी कि इस कोण का सम और इस कोण का सम क्या होता है? यानी कि लगातार कोणों का योग क्या होता है? लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए उसके बाद आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। मतलब लगातार कोणों का कहने का मतलब क्या होता है? लगातार कोणों का कहने का मतलब ये हो गया भैया, ये जो होता है ना, ये कोण और इस कोण का जब हम योग करेंगे ना, तो इसका अगर इसको हम थीटा माने हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? आमने सामने, मतलब आमने सामने या अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यदि 180 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां तक समझे? आप कहिएगा बिल्कुल समझ गए। मतलब ये लगातार कोण का सब, देखिए थीटा में 180 माइनस थीटा में थीटा को ऐड कीजिएगा, क्या 180 के बराबर नहीं होगा? आप कहिएगा बिल्कुल होगा। ये आमने सामने का कोण यानी कि अपोजिट एंगल्स क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। अब देखिए इसका जो डायगोनल होता है समचतुर्भुज कैसा होता है? आपको भी तुरंत क्या बताएं? स्क्वायर को टेढ़ा कर दीजिए, पेंदी पकड़िए, उसका मुड़िया पकड़िए, ऐसे टेढ़ा कर दीजिए। तो हमने टेढ़ा कर दिया, ये क्या बन गया? समचतुर्भुज। हम लोग जानते हैं इसके आमने और सामने का कोण क्या? बराबर, यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल। कंजुगेटिव एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ द कंजुगेटिव्स एंगल ऑफ रोम्बस क्या होता है? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका जो डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है? कट करता है। सिर्फ ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करता, ये जो वर्टेक्स एंगल है ए बी सी डी, इस वर्टेक्स एंगल को यानी कि ये जो शीर्ष कोण को समद्विभाजित भी करता है। शीर्ष कोण को क्या करता है? समद्विभाजित। अगर इस कोण को 2 थीटा मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये भी 2 थीटा होगा, तो ये थीटा, ये थीटा। ये क्या करता है? शीर्ष कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी कि शीर्ष कोण को ये क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब देखिए, अब अगर इसको 180 माइनस 2 थीटा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा को जब हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मतलब ये अभी आप समझे, लगातार कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। और जो ये डायगोनल होता है ना, विकर्ण, कहां लिखे? नीचे में थोड़ा सा लिखते, थोड़ा सा ऊपर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है।
विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है। यानी कि ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका एरिया 1 तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। यदि आपको इस ट्रायंगल का केवल एरिया मिल जाएगा ना, तो इसका आप एरिया निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपको परपेंडिकुलर है। ये क्या है, डायगोनल 1, या ये मान लीजिए इसको D1 मानते हैं, ठीक। इसको क्या मानते हैं, इसको मान लीजिए D2 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, D2 मानते हैं। एक और फिगर हम बनाते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा रोम्बस है। ये क्या है, हमारा रोम्बस है। दोनों डायगोनल को मिला दिए। फिगर पे एकदम ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा उड़ा हो जाएगा। ये रोम्बस है। अब देखिए ये हम अभी आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। कितने पे काटता है, ये एक दूसरे को 90 पे काटता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल 1 है, ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। और ये एक दूसरे के क्या होता है, यहाँ जो कटता है ना, एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर ये डायगोनल 2 है तो ये क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। अगर ये डायगोनल 1 है तो ये क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका एरिया निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, लेग्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब ये इसका लेग्स कौन है, ये है, और इसका लेग्स ये है। तो इस ट्रायंगल का मान लीजिए ये ABCD है, ये O है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा, 1/2। ये क्या होगा, D2/2। ये क्या हो जाएगा, D1/2। क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। ये हमको एक ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं इसका एरिया जितना होगा, इसका एरिया जितना होगा, उतना ही इसका एरिया, उतना ही इसका एरिया, और उतना ही इसका एरिया होता है। यानी कि रोम्बस का डायगोनल जब रोम्बस को 4 ट्रायंगल में काटता है तो चारों को त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया हमको ये निकला, तो 4 ट्रायंगल का, यहाँ 2 लिख लीजिए। यहाँ किसका, 4 ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से 4 कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू D2 मल्टीप्लाई D1। समझे, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहां पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है ABCD इज अ रोम्बस इन विच एंगल BAC 50 डिग्री, देन 3D माइनस 2 इंटू DAC इज इक्वल टू, मतलब इसके बराबर क्या होगा। हमको क्या निकालना है, इसके बराबर निकालना है। इसके बराबर क्या होगा, हम किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक रोम्बस बनाते हैं और आपको बड़ा इत्मीनान से समझाते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्या करते हैं, हम रोम्बस बना लिए, आप कहिएगा बना लीजिए भैया, बना लिए। अब क्या करता है, ABCD, यहां जो दिया हुआ है एंगल BAC, मतलब इसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो हम लोग जानते हैं ये जो डायगोनल खींचा गया, ये क्या खींचा गया, ये जो डायगोनल खींचा गया इसका क्या है, इस वर्टेक्स एंगल का क्या होता है, समद्विभाजक, यानी कि एंगल को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। क्या कह रहा है, BAC, यानी कि BAC, यानी कि ये एंगल कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। यदि ये 50 तो ये भी कितना होगा, 50, ये 50 तो ये भी कितना होगा, 50, तो ये भी कितना होगा, 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत। हम लोग जानते हैं कंजुगेटिव एंगल मतलब लगातार कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ये कोण अगर हमको 100 हो गया तो ये कोण कितना होगा, ये कोण 80 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर। जब ये 80 तो ये भी 80 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, 3 कोण D, मतलब 3 कोण D माइनस 2 कोण DAC, ठीक है ना। 3 कोण D, D कितना निकला, 80, 3 गुना 80 माइनस 2 गुना DAC कितना दिया हुआ है, DAC, मतलब ये जो कोण दिया वो कितना दिया हुआ है हमको, 50 दिया है, 50। अब देखिए
3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24, 240 माइनस 100 कितना हो जाएगा 140, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 140। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आप इंफॉर्मेशन को सुन लीजिएगा तभी जाइएगा। देखिए यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। किससे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। देखिए यदि आपको लगता है कि हमारी सीटेट की तैयारी ऑनलाइन से नहीं हो सकता है तो हमारे जो फाउंडर कृष्णा सर हैं वो मतलब सीटेट के लिए बैच रनिंग ऑन है 7 to 9 ऑफलाइन क्लासेस। क्या ऑफलाइन क्लासेस, रंगभूमि मैदान ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म में बैच क्या है, रनिंग है सीटेट के लिए 7 to 9 विजय फिजिक्स के बगल में। आप आके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं और हमारे कृष्णा सर से पढ़ सकते हैं। हमारे जो कृष्णा सर हैं अपने आप में एक बहुत बेहतरीन फैकल्टीज हैं, आप उनसे सीटेट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये सॉल्यूशन, ये वीडियो का PYQ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।